तो चलिए चलते हैं आगे, बोर्ड करते हैं फ्लाइट बहरीन के लिए। मैं आपको सारे इमिग्रेशन के एक्सपीरियंसेस जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो क्या होता है। One passport, 4 countries and 15 days of crazy adventure. From the Temple of Athens to the streets of Paris, from the streets of Barcelona to the ancient ruins of Rome. So welcome back once again to IGA International Airport. शुरू हो गई मेरी जर्नी, वेरी एक्साइटिंग ट्रिप दिस टाइम एंड वेरी डिफरेंट। तो मैं जा रहा हूँ, पहले आपको आइटनरी के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। 4 कंट्रीज़ का मेरा ट्रिप है, शेंगन वीज़ा टाइप सी शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 महीने की वैलिडिटी का, जिसमें 20 दिन का मैं स्टे एट स्ट्रेच कर सकता हूँ, वो मुझे मिल गया था। और उसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 15 डेज़ का अपना ट्रिप रखूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू करूँगा ग्रीस से, क्योंकि मेरे पास ग्रीस का शेंगन टाइप सी वीज़ा है। तो ग्रीस से हम जाएंगे, लाइक आई विल स्पेंड 3 नाइट्स इन एथेंस और नियर बाय आइलैंड्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे फ्रांस, यानी कि पेरिस में 3 नाइट्स है मेरा, फिर बार्सिलोना में स्पेन में 3 नाइट्स है, उसके बाद 4 नाइट्स है मेरा रोम के अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। वीज़ा के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन किस किस्म का आपको वीज़ा चाहिए, मतलब कि सिंगल एंट्री या मल्टी एंट्री, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन एंड द आइटनरी स्पेशली विच यू फर्निश, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद मैं इंश्योरेंस लेके जा रहा हूँ, यानी कि मैंने बेसिक 50,000 USD की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली हुई है, जो कि मुझे 1500-1800 रुपये के बीच में पड़ी है। आगे बात करते हैं ई सिम की। तो मैंने ई सिम ये ऑनलाइन परचेज़ किया है, सिर्फ गूगल कर रहा था मैं, और मैंने देखा एक नोमैड लाइफ करके साइट थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे किसी भी कंट्री का आप ई सिम वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लेना था EU के लिए, ठीक है, मतलब कि वो ई सिम चाहिए था मुझे जो पूरे EU रीजन में चल जाए। तो ये मुझे कुछ आई थिंक $20 या $15 का पड़ा, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। इसमें 10 GB मेरे को मिलता है, विच इज़ अ बिट प्राइसी, लेकिन 1700-1800 में 1500 रुपये के अंदर आप ई सिम बुक कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता ये वहाँ जाके चलेगा नहीं चलेगा। मैंने फ़्लाइट बुक की है 30,000 रुपीज़ की, और डिफरेंट पीनस की फ़्लाइट्स है इस बार, बिकॉज मैं एंटर कर रहा हूँ ग्रीस से, जहाँ का मुझे वीज़ा इशू किया गया। तो मैंने गल्फ एयर की फ़्लाइट बुक की है, जिसमें मेरा अभी 3 घंटे का लेवर है बहरीन में, सिर्फ प्लेन चेंज करना है। दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ही स्मूथ था मेरा इमिग्रेशन इस बार, क्योंकि मैंने FTI TTP को साइन अप किया हुआ, यानी कि फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन को साइन अप किया हुआ है। सिर्फ मैं ही था, बस मैंने पासपोर्ट स्कैन किया और मैं निकल गया। और उसके साथ ही साथ एडवांटेज मुझे जो इसकी लगी सबसे बड़ी, वो ये कि आपको कस्टम्स भी आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि आपके लिए सेपरेट लाइन है कस्टम्स की, उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और सारी भीड़ों को और लाइनों को छोड़ के मैं अलग से जा रहा था। आते वक्त मैंने फ़्लाइट बुक की है एयर इटालिया से, जो कि 7 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है रोम से, मेरी रोम टू दिल्ली की फ़्लाइट है। तो वो अलग ही रह सकती है, बिकॉज एनी हाउ हमारा जो एग्ज़िट पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे। करेंसी की बात करूँ तो कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे पेटी कैश के लिए मैंने अपने लिए जो है 150 यूरोज़ रखे हुए हैं, और यानी 15,000 रुपये के यूरोज़ मैंने रखे हुए हैं, प्लस फॉरेक्स कार्ड के अंदर ही मैं कैरी कर रहा हूँ। और रिमेनिंग अमाउंट अब जितना है वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन यू मस्ट कैरी सफिशिएंट फंड्स अगर आप EU का ट्रिप 15 दिन का करने लगे और डिफरेंट कंट्रीज़ को हॉप ऑन करने लगे। ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, मुझे इंटीरियर्स इसके बहुत पसंद आए एंड वेरी नाइस नीट एंड क्लीन एयरक्राफ्ट। एंटरटेनमेंट सिस्टम काफ़ी स्मूथ है, बढ़िया लगा मुझे इनका। और लेग स्पेस मैंने अभी तक किसी भी इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास में इतनी नहीं देखी, आप देख सकते हो हाउ स्पेशियस इट इज़। नाउ लेट द फूड सर्विस बिगिन। तो खाना आ चुका है, ब्रेकफास्ट मेरे पास छोले, राइस, पीस ऑफ कटलेट, फ्रूट वेजीज, एंड ये स्टार्टर्स के लिए बटर, वाटर एंड प्रोविजन फॉर टी। तो वेरी गुड। और लेट मी हैव अ पीस ऑफ कटलेट एज वेल। वेरी नाइस मील ओवरऑल। तो 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं लैंड करता हूँ बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मुझे ये एयरपोर्ट देख के काफ़ी अच्छा लगा। वेरी नाइस लुकिंग एयरपोर्ट, क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई भी आपको फ़्लाइट में मिल जाता है। दैट्स एन एडेड एडवांटेज। हालांकि वो पूरा ढंग से काम नहीं करता, पर मैसेजेस वगैरह आप रिसीव कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव रहता है।
चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको एथेंस में। 9 बजे की फ़्लाइट है लोकल टाइम के हिसाब से मेरी यहाँ पे, और आगे कुछ 4.5 घंटे की फ़्लाइट और है एंड वी शैल रीच एथेंस। फिर आपको इमिग्रेशन क्लियर करके वहाँ बताता हूँ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल। वेलकम अबॉर्ड ऑन अ फ्लाइट टू एथेंस। माई मील इज सर्व। देखते हैं हम खाने में क्या है। यहाँ पे है मिक्स वेज सैलड, राजमा चावल है, करी है, साथ में फ्रूट्स एंड स्टार्टर्स। हेलो वन, वेलकम बैक वंस अगेन टू एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस टाइम बहरीन से मैं एथेंस आ चुका हूँ 4.5 घंटे की फ़्लाइट करके। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? अमेजिंग रहा। एयरपोर्ट तो खैर कुछ मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इनका लगा नहीं है, छोटा ही है और क्राउडेड काफ़ी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे सारा आ रहा है। एनीवेज बात करते हैं पहले इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन के लिए क्या है कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा, बोर्डिंग पासेस मेरे देखे और ये सिर्फ पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, बहरीन से आ रहे हो, खुद ही पूछ लिया। मैंने कहा मैं बहरीन से आ रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पासपोर्ट पे उसी वक्त स्टैंप लगा दी। तो मैनुअल इमिग्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स बने हैं वो सिर्फ EU पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बने हुए हैं यहाँ पे। तो आपका मैनुअली होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इमिग्रेशन पे, बहुत जल्दी हो गया। आई एम ग्लैड कि मेरा eSIM काम कर रहा है यहाँ पे। मैंने एक्टिवेट उसको इंडिया में कर लिया था आने से पहले, और यहाँ पे वो चालू हो गया। 5G नेटवर्क आ रहा है और काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। अभी टेम्परेचर हुआ है यहाँ पे 22 डिग्री। मुझे इसमें भी काफ़ी गर्मी लग रही है, काफ़ी प्लेजेंट है वेदर अदरवाइज देखा जाए। बिफोर आई सम अप माई डे, मेरा पहला दिन आज एथेंस में, और आपको बता दूं कुछ मुझे कल्चरल शॉक्स लगे हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ऑपोजिट हैं जो हम साउथ ईस्ट एशिया में जो है एक्सपीरियंस करते हैं। और पहली चीज़ तो है कि ग्रीस काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना टच है इसके अंदर। जो मेन आपके लिए बढ़िया रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए है वो कि आप यू गो बियॉन्ड एथेंस। इट्स गुड टू स्पेंड 1 या 2 दिन एथेंस के अंदर, लेकिन जितना एक्सपीरियंस आपको आइलैंड से मिलेगा उससे बेहतरीन नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन हाँ, आई मीन इट्स लाइक अ वेरी एनी अदर टूरिस्टी प्लेस। जैसे आप टर्की की बात करते हैं तो ये काफ़ी रिजेम्बलेंस है सिटी के अंदर टर्की की। तो ट्रेन्स आप तभी यूज़ करें जब आपको सिर्फ ट्रैवल करना है, ठीक है, आपके पास लगेज नहीं है, ओनली देन यू यूज़ इट। वो अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि पिक पॉकेटिंग के केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन्स कॉम्पैक्ट हैं और भीड़ ज़्यादा होती है, उसमें कुछ नहीं पता लगेगा आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस एडवांटेज मुझे ट्रेन्स को यूज़ करने की यहाँ पे लगी है कि रूट नहीं दिए होते, बस सिंपली ये है कि आपको 1 दिन की 24 घंटे की टिकट चाहिए, आपको 2 ट्रिप की टिकट चाहिए, 5 ट्रिप की चाहिए, 3 ट्रिप की चाहिए, अकॉर्डिंगली यू पे इन यूरोस। जो मिनिमम फेयर यूजुअली अगर आता है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वो 1.5 यूरो के आसपास बनता है एक राइड का। अभी मैं बोनास तराकी करके जगह है, आई एम श्योर कि मैं उसे राइटली प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये जो जगह है इसके लिए मैंने अभी 2 राइड की टिकट ली है और मुझे ये पड़ी है 2 यूरो 30 सेंट्स की, ठीक है। हेलो वन, वेलकम बैक वंस अगेन टू एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंच गया मैं लगभग कुछ 1.5 घंटा के बाद। 90 मिनट्स की टिकट के ऑप्शन आता है आपको एयरपोर्ट के लिए, वो आपको चूज़ करनी होती है, और टाइम पूरा लगता अभी 1.5 घंटा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। अब यहाँ से मैं फ़्रांस के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चेक इन जो है मतलब मैंने बैग डिपॉजिट कर दिया। यूजुअली चेक इन टाइम जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 2 घंटा 30 मिनट पहले फ़्लाइट के, ठीक है जी। और पर मैं गया एयर फ्रांस के काउंटर पे, मैं 3 घंटा पहले पहुंच गया था यहाँ पे, तो उन्होंने मेरा बैग डिपॉजिट कर दिया है और बोर्डिंग पास इशू कर दिया है। मुझे कोई पासपोर्ट कंट्रोल के थ्रू नहीं जाना ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास EU का वीज़ा है, यानी कि ग्रीस का वीज़ा। उसके बेसिस पे बस मेरा सिक्योरिटी चेक होगा और हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे। पर अब बात यहाँ पे ये है कि मैं एयर फ्रांस से ट्रैवल कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन एयर फ्रांस इकॉनमी क्लास है उससे ट्रैवल कर रहा हूँ। और इन फ़्लाइट्स का पंगा ये है मेनली कि ये डिले ज़रूर होती हैं। और मैंने अभी बोर्डिंग पास पकड़ा है हाथ में और मुझे पता लग रहा है कि मेरी फ़्लाइट जो कि फ्रांस में मतलब पेरिस में लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5:40 पे लैंड करनी थी, वो अब 6:33 पे लैंड करेगी। तो आप इनका हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ़्लाइट डिलेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है।
अभी बस मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस करना है तो मैं अंदर जाने लगा हूँ, फिर मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। ओके, सिक्योरिटी चेक इन क्लियर हो गया है और मैं फ़्लाइट की वेट कर रहा हूँ। आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी भीड़ है एयरपोर्ट पे, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी चेक इन बहुत स्मूथ होते हैं। 5 मिनट लगते हैं क्लियरेंस के अंदर। आपको कुछ खोलना नहीं पड़ता अपना सामान, और बस स्कैन होता है और आप निकल जाते हैं आगे। वेलकम बैक गाइस, आई हैव जस्ट लैंडेड इन पेरिस। बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, 3 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट। बैग मैंने अपना कलेक्ट कर लिया है और ट्रॉली के यहाँ पे कोई यूरोज़ वगैरह आपको नहीं देने हैं, जैसे एथेंस में था 1 यूरो देना पड़ता था। तो बस बैग लेके जो है मुझे लोकेट करनी है यहाँ की मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जो कि मुझे सिटी सेंटर तक पहुँचाती है। जो मेरा हॉस्टल है वो लगभग यहाँ से कुछ 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। सो एनीवेज, लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि कहाँ पे सब कुछ कैसा है। ये देखो जी मेरा हॉस्टल। मेरे पीछे है खूबसूरत नज़ारा आईफिल टावर का। अभी तक आपने मेरी जर्नी देखी है फ्रॉम एथेंस टू पेरिस, और 2 दिन के आइटनरी में यहाँ शूट करने लगा हूँ। वो मैं अलग वीडियो में डालूंगा। सारी बातें, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए 2 दिन के बाद मैं आपको वापस मिलता हूँ पेरिस एयरपोर्ट पे, और वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे स्पेन की। वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ बार्सिलोना, जो कि लगभग कुछ 2 घंटे की फ़्लाइट है। लंबी चौड़ी नहीं, 1 घंटा 45 मिनट होती है मिनिमम फ़्लाइट टाइम। अब यहाँ पे चेक इन कर लिया। अब चेक इन का सिस्टम इनका बहुत अच्छा है कि ये लोग यूजुअली सेल्फ़ चेक इन ही अलाउ करते हैं। बहुत ही कम जो होते हैं मैनुअल चेक इन होते हैं। सेल्फ़ चेक इन होता है लेकिन मशीन्स कई बार स्लो होती हैं, काम नहीं करती। तो उन्होंने मेरे को, जो एयरपोर्ट असिस्टेंट्स वाले थे, उन्होंने हेल्प कर दिया चेक इन करने में। बोर्डिंग पास उन्होंने मैनुअली इशू कर दिया। और चेक इन का भी सिस्टम, जो बैग्स का आप चेक इन करते हो, बड़ा अच्छा सही लगा मुझे इनका एयर फ्रांस का, कि यहाँ पे वो आपका जो QR कोड होता है, जो स्टिकर्स लगे होते हैं आपके बैग पे, उसे स्कैन करते हैं, अपने आप ही बैग अंदर जाता है स्कैन होके। और दैट्स इनक्रेडिबल। और बाकी जो है रश थोड़ा बहुत है आज एयरपोर्ट पे। यूजुअली जब मैं आया था पेरिस तो काफ़ी ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा। एथेंस में बहुत ज़्यादा रश था। एयरपोर्ट्स बहुत भरे हुए हैं इनके। EU कंट्रीज़ में लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बेगर्स होते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा, लगेंगे भी नहीं वो बेगर्स। और 7-8 तो मैं स्पॉट कर चुका हूँ जो एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर बेगर्स आते हैं मांगने वाले। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ओला, वेलकम टू बार्सिलोना गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? जस्ट अभी लैंड किया मैंने। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस एयरपोर्ट के बारे में। मैंने एथेंस का एयरपोर्ट देखा, फ्रांस का देखा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा एयरपोर्ट। मतलब जैसे आप फ्लाइट छोड़ के निकलते हैं बाहर, इतना ज़बरदस्त ड्यूटी फ्री आता है, ख़त्म ही नहीं होता। और बैगेज कलेक्शन का पॉइंट तो बहुत ही आगे जाके दिया हुआ है, काफ़ी चलना पड़ जाता है उसमें। मतलब 200 मीटर की वॉक लगभग मैं करके आ चुका हूँ। उसके बाद जाके बैगेज कलेक्शन का एरिया आता है, और बस बैग ही कलेक्ट करना है, और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको पासपोर्ट तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है या वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, और लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव मुझे लगती है अगर मैं मेट्रो ट्रेन वगैरह करके जाता हूँ। चलिए फटाफट पहुँचता हूँ और आपको मिलते हैं सिटी सेंटर में, और आपको हॉस्टल का पूरा रिव्यू कराता हूँ।
ये टर्मिनल 1 के ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको बसेस भी मिल जाती हैं और जो फेयर है मिनिमम 7 यूरो लगता है, 12 यूरो लगता है अगर सिटी सेंटर जाना है। अभी वैसे मैं मेट्रो करके जा रहा हूँ तो देखते हैं अब कितना खर्चा बैठता है। मेरे पीछे है मेट्रो स्टेशन। मुझे ये एयरपोर्ट, मुझे इसका ड्यूटी फ्री और मुझे इसकी मेट्रो लाइन्स बहुत पसंद आए हैं, सबवे स्टेशन खासकर एक्सीलेंट। अभी मैंने एयरपोर्ट की टिकट ली है जो कि 5.5 यूरो की मुझे पड़ी है सिटी सेंटर तक के लिए। होपफुली मैं इतने में ही हॉस्टल पहुंच जाऊंगा तो ये बहुत डर्ट चीप होगा मेरे लिए। शाम के बजे हैं इस वक्त 8:30 और आप ये दिन देख सकते हैं। और ये देखें आप नीचे कितना नीट एंड क्लीन है, मतलब कि अभी तक का सबसे साफ़ सिटी मुझे लगा है। इवन फ्रांस से भी ज़्यादा क्लीन लगा मुझे। इस हॉस्टल को बुक करने के लिए मैंने 13,500 रुपये दिए हैं 3 रातों के लिए। बट आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस हॉस्टल बिकॉज यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस अलग से बना हुआ है, फ्लोर्स पे डिफरेंट लॉन्ड्री का अलग फ्लोर है, ग्राउंड पे है, पेंट्री अलग है, ब्रेकफास्ट अलग मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है ब्रेकफास्ट। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे ये कोवर्किंग स्पेस ही है एक्चुअली। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है, डांस वगैरह होते हैं। हॉस्टल के साथ ही बाहर आप निकलो जैसे साथ में ही रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और एक ओपन कैफ़े वगैरह बना है। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ से बिल्कुल आप सीधा चले जाइए तो इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप हॉस्टल से बिल्कुल सीधा आएंगे, मैं पीछे से आ रहा हूँ, तो सामने इस साइड बीच मिल जाता है आपको। और अगर हम इस साइड जाए तो इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट आप देख लीजिए पीछे बिल्कुल पास में, वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब 5-7 मिनट लगेंगे आपको। वेब चेक इन मैंने कर लिया था, बस बैग डिपॉजिट करने थे। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी की तरफ और वापस आपको घूम के ऊपर जाना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम है, बट एनीवेज कुछ बात करनी है आपसे, वो आगे चल के बात करूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ इस वक्त बार्सिलोना एयरपोर्ट पे, BCN इसका एयरपोर्ट कोड है। और मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ रोम, इटली। 2 घंटे की फ़्लाइट है और मेरी जो फ़्लाइट है विज़ एयर की है और विज़ एयर की कहानी भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा हिसाब है। पहले आप अंदर घुसते हैं, चेक इन करते हैं, बैगेज ड्रॉप करते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी वेब चेक इन कर लिया था तो बस मुझे बैग ड्रॉप करना था। लेकिन बैग ड्रॉप करने के बाद आपको वापस काफ़ी चल के ऊपर आना पड़ता है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। सिक्योरिटी आपको पता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर कोई मुश्किल नहीं होती। अब बात सारी ये है कि विज़ एयर के साथ तो हो गया थोड़ा सा पंगा। रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने ये फ़्लाइट जो बुक की थी विज़ एयर की, ये बुक की थी 8,500 रुपये की। वैसे जो वो प्राइसेस दिखा रहे थे वो था कुछ जब मैंने देखा जो चीप लाइट फेयर्स थे वो थे 3 या 4,000 रुपये के अंदर। लेकिन जब मैंने एडिशनली 20 kgs बाई किया इसके अंदर, लेकिन मैंने एक चीज़ की गलती कर दी यहाँ पे इस बार। गलती मैंने ये कर दी कि मैंने एक पीस का मतलब 20 किलो, मतलब एक पीस का के अंदर 20 किलो का मैंने प्राइस दे दिया। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि 20 किलो मतलब टोटल मेरा लगेज 2 बैग्स का हो सकता है। और जब मैं काउंटर पे जाता हूँ चेकिंग काउंटर्स में तो वो मुझे कहते हैं कि आपको 6,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि 63 यूरोज़ मुझे एडिशनली पे करने पड़े दूसरे बैग के लिए जिसका वेट 20 किलो था भी नहीं। और टोटल मेरे दोनों बैग्स मिला के भी 20 किलो नहीं, उसके बावजूद मुझे काफ़ी प्राइस ही पड़ गए। तो मैं इन एयरलाइंस से तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को ट्रैवल करना। फ्लाइट तो इनकी अच्छी है, सीटिंग भी अच्छी है, लेग स्पेस भी ठीक है, लेकिन पॉलिसी इशू की है। हेलो वेलकम बैक। तो हम पहुंच गए हैं रोम, इटली। अभी जस्ट लैंड किया है, लेकिन बैगेज कलेक्शन में थोड़ा डिले सा हो रहा है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट ख़राब हो गई थी, अभी चालू हुई है। मेरा सामान मेरे सामने था लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था।
एंड एयरपोर्ट अच्छा है, जैसे और यूरोप के एयरपोर्ट्स हैं वैसे डिज़ाइंड हैं, वैसे ही आप डी बोर्ड करते हो और बैगेज क्लेम के लिए आपको पता नहीं कितना चलना पड़ जाता है, फिर आप लेते हो फिर एग्जिट करते हो। एनीवेज अभी मकसद ये है कि यहाँ से निकलने का। जो मेरा हॉस्टल है वो लगभग जो है 1 घंटे 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और मुझे उसके लिए पहले जो है ट्रेन करनी पड़ेगी एंड ट्रेन करने के बाद मैं आगे जो है बस करके निकलूँगा। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि क्या कॉस्ट आती है हर एक चीज़ की। लेट्स गो। €8 की टिकट पड़ी है और उसके भी टाइमिंग्स हैं यहाँ पे। अब आधे घंटे बाद मुझे ट्रेन मिलेगी क्योंकि अभी 5-7 मिनट में ट्रेन थी और इतनी जल्दी मैं ट्रेन स्टेशन पहुँच नहीं सकता था। तो मैंने अब आधे घंटे लेट की है। 30-40 मिनट का गैप है एक्चुअली, अगर आप नेक्स्ट ट्रेन कैच करना चाहते हैं। उसके बाद आगे बस करनी पड़ेगी तो उसका जो टाइम है वो अलग लगेगा। यहाँ मेरे पीछे देखें लेनार्डो एक्सप्रेस है जो कि 32 मिनट में आपको सिटी में पहुँचाती है। बाकी नॉर्मली ट्रेन भी जो हैं 40 मिनट 50 मिनट ले सकती हैं। वेलकम बैक गाइस। ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ, आधा घंटा लगा मुझे सिटी सेंटर में पहुंचने के लिए। अब मैं बस की वेट कर रहा हूं जो कि मुझे लगता है कि और 10-15 मिनट या आधा घंटा ले सकती है आने में। अभी कोई बसेस नहीं है यहाँ पे और कोई भीड़ भी नहीं ज़्यादा लोगों की। एक चीज़ है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर बसेस के लिए पेमेंट करते हैं तो किसी बेकर शॉप या किसी भी शॉप में भी कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड से बसेस में भी पे कर सकते हो आप। तो और यहाँ आप ऐप से पे कर सकते हो ऑनलाइन। तो तीनों ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये पीछे ट्रैम जा रही है मेरे। सो फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया हूँ और काफ़ी टायरिंग रही जर्नी, लेकिन फिर भी और कंपैरेटिवली जगहों के जो एयरपोर्ट है वो नज़दीक ही है, इतनी दूर नहीं है सिटी सेंटर से। तो मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ 8वें फ्लोर पे, ऊंची सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। कहीं यहाँ पे मेरा हॉस्टल रूम है। तो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं हॉस्टल का रिव्यू भी आपके साथ कर दूँगा। अब एक चीज़ है कि हर सिटी के अंदर आपको सिटी टैक्स देना पड़ता है और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मैंने अभी तक दिया है। मैंने दिए हैं €24, वो भी कैश के अंदर दिए हैं। अब कैश में क्यों नहीं, आप कार्ड में लीजिए पेमेंट। पर चलिए कोई बात नहीं, €24 मुझे देने पड़े हैं ऑन द टॉप ऑफ जितने मैंने 16,000 रुपये के ये 4 रातों के बुक करे हैं हॉस्टल। तो अब यही ऑप्शन बचता है, इसके बाद वी हैव टू गेट बैक टू इंडिया। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। इसमें हम आइटनरी के बारे में बात करेंगे। आपको सारा मैं दिखाता जाऊंगा और आप यू कैन जस्ट प्लान योर आइटनरी वेल।